सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं इन्फ्लेशन की, उनको हम बारी बारी देखते हैं। देर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1 इज़ shoe leather cost, and the number 2 is menu cost. Number 3 is confusion and uncertainty, and number 4 is income redistribution, means special cost of unexpected inflation. And the number 5 is inflation brought tax distortions. Number 6 is misallocation of resources from relative price variability, means misallocation of resources when there is a price variability, price changings. So let's start one by one. First we need to discuss what is shoe leather cost. Shoe leather cost क्या होती है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। शू लेदर कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो कि लोगों को इन्फोर्स करती है, इस चीज़ पे मजबूर करती है कि वो अपने बैंक डिपॉजिट्स में या अपनी सेविंग्स में कमी लेके आए। वो रिसोर्सेज जो इन सारे प्रोसेस में यूटिलाइज़ हो जाते हैं वो हमारी एक कॉस्ट बन जाती है। कौन सी कॉस्ट? जो कि हमें बैंक डिपॉजिट्स को रिड्यूस करने के लिए लगानी पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं शू लेदर कॉस्ट। बेसिकली आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो ये वो कॉस्ट होती है जितनी दफ़ा आप बैंक जाते हैं, आपके आने और जाने की ऊपर जितने रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज़ होते हैं उसको कहते हैं शू लेदर कॉस्ट। आपके आने जाने की वजह से आपका जो शू की लेदर होती है, जूतों की, वो क्या हो जाती है, उसमें वियर एंड टीयर आता है, ठीक है, इन शॉर्ट। बट इन एक्चुअल सेंस इट मीन्स, समझने के लिए ये है कि बैंक में जितने ज़्यादा चक्कर आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके जूते घिसेंगे, ठीक है, और आपके वसाइल जो है वो यूटिलाइज़ होंगे। फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आपका पेट्रोल, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही हैं फजूल में। किस काम के लिए? आप बैंक जा रहे हो पैसा निकलवाने के लिए। और पैसा क्यों निकलवा रहे हो? क्योंकि इन्फ्लेशन हुई हुई है, महंगाई हुई हुई है। उस महंगाई की वजह से आपको पैसा बैंक से बार बार निकलवाना पड़ रहा है और बार बार आना जाना पड़ रहा है। उस आने जाने की वजह से आपको शू लेदर कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ रही है। सो शू लेदर कॉस्ट the resources wasted when inflation encourages people to reduce their money holdings or bank deposits। ठीक है, क्या चीज़ उनको उकसा रही होती है? इन्फ्लेशन उनको मजबूर कर रही होती है। सो द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग योर मनी होल्डिंग्स इज कॉल्ड the shoe leather cost of inflation, because making more frequent trips to the bank causes your shoes to wear out more quickly। ठीक है, आपके शूज़ को जो है वो वियर आउट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि आपके फ्रीक्वेंट ट्रिप्स जो हैं वो लग रहे होते हैं कहाँ के? बैंक के। फ्रीक्वेंट मीन अक्सर, अक्सर व बेशतर। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ट्रिप्स है आपके किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ, ये इनकन्वीनियंट है, इनसे इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है। एक तो टाइम यूटिलाइज होता है, दूसरा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाते क्योंकि टाइम आपका इधर यूटिलाइज हो जाता है। सो दीज एक्स्ट्रा ट्रिप्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इनकन्वीनियंट एंड टेक टाइम ऑफ फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, मीन्स अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो कि आप इसके अलावा काम करना चाह रहे होते हैं, उसका वक्त भी ये खा जाती हैं। कौन? जो शू लेदर कॉस्ट है इन्फ्लेशन की वजह से। अब इन्फ्लेशन की वजह से एक और कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती है जो कि हम सब जिसको जानते हैं, वो है मेन्यू कॉस्ट। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री में हैं, क्लोथिंग जो है वो किसी ब्रांड में है या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में है जहाँ पे एक मेन्यू चलता है, ठीक है, प्राइस की एक लिस्ट आपको शो की जाती है। तो वो क्या होता है, जब इन्फ्लेशन होती है तो प्राइसेस चेंज होती हैं। प्राइसेस के चेंज होने की वजह से आपको अपना सारा मेन्यू जो है वो चेंज करना पड़ता है, मींस प्राइस ऑफ मेन्यू चेंज करनी पड़ती है। कॉस्ट, सारी कीमतें रद्दोबदल करनी पड़ती हैं और नए मेन्यू या नई लिस्ट्स आपको बनानी पड़ती हैं और फिर वो प्रिंट करवानी पड़ती हैं। उनको नए मेन्यूज़ को बनाने पे जो कॉस्ट आपको इनकर हो रही है और जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, वो कौन सी कॉस्ट है? वो मेन्यू कॉस्ट है। वो किस वजह से आपको बियर करनी पड़ रही है? इन्फ्लेशन की वजह से।
सो मेन्यू कॉस्ट बेसिकली क्या है, चेंजिंग प्राइस की जो कॉस्ट या प्राइस चेंज हो रही होती है उसकी कॉस्ट जो आपको बियर करनी पड़ती है, वो कॉस्ट क्या है, मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट और द कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग प्राइसेस, आप प्राइस एडजस्ट कर रहे होते हो टू द इन्फ्लेशन, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, जो चेंजिंग प्राइसेस, प्राइस जब तब्दील होती हैं तो उसकी वजह से जो आपको कॉस्ट जो है वो भरनी पड़ती है, बियर करनी पड़ती है इन द शेप ऑफ मेन्यूज और प्राइस लिस्ट, उसको हम लोग कहते हैं मेन्यू कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग न्यू मेन्यूज, ठीक है, आपको न्यू मेन्यूज प्रिंट करने पड़ते हैं और फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है उस न्यू इन्फॉर्मेशन की, उस न्यू प्राइस की टूवर्ड्स योर कस्टमर्स, आपको उनको बताना पड़ता है, ठीक है। और जब इन्फ्लेशन हो रही होती है, इस इन्फ्लेशनरी टाइम में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट करनी पड़ती है अपनी प्राइस लिस्ट और उनको पोस्ट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। ब्रांड्स में भी इसी तरह से होता है, जब प्राइसेस चेंज होती हैं, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जब भी प्राइसेस चेंज होती हैं तो आप भी लाजमन फ्रीक्वेंटली उन अपडेट करते हो अपनी प्राइसेस को जिनके ऊपर इन्फ्लेशन असरअंदाज हो रही होती है, और अपनी लिस्ट जो है वो शो करते हो और अपनी प्राइसेस पोस्ट कर देते हो। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी टाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू फ्रीक्वेंटली अपडेट प्राइस लिस्ट एंड अदर पोस्टेड प्राइसेस। जो आपने प्राइसेस पोस्ट की होती हैं उनको आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो। तो ये क्या है, मेन्यू कॉस्ट। सो दिस इज़ अ रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस दैट टेक्स अवे फ्रॉम अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये भी एक रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें भी आप दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपका इसके ऊपर टाइम भी वेस्ट होता है, और ये बेजा की तकल्लुफ़ जो आपको उठाना पड़ रहा है, ये सब किस वजह से है, इन्फ्लेशन की वजह। So now we will move toward the third cost of inflation, which is known as misallocation of resources from relative price variability. अब misallocation of resources होती है हमारी जब प्राइस हमारी वेरी करती है, लेकिन कौन सी प्राइस, यहाँ पे बात हो रही है बच्चों रिलेटिव प्राइस की। रिलेटिव प्राइस क्या होती है, एक चीज़ की निस्बत से किसी दूसरी चीज़ की प्राइस बढ़ जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध, मिल्क और टी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अब मिल्क की प्राइस इंक्रीज़ होने से और टी की, चाय की पत्ती की प्राइस इंक्रीज़ होने से ओवरऑल टी जो है, ठीक है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ पे टी का कप आपको जो था 100 रुपीज़ में सर्व किया जा रहा था, अब आपको वही टी का कप 120 रुपीज़ में सर्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं। पर प्राइसेस किसकी बढ़ी हैं? प्राइसेस तो बढ़ी हैं मिल्क और टी बैग्स की फॉर एग्जांपल। तो उनकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से टी की ओवरऑल प्राइस जो है वो बढ़ गई है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव प्राइस। किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ने से किसी दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ जाना एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, उसके कंपैरिजन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्राइस। सो रिलेटिव प्राइस जब वेरी करती है, वेरिएबिलिटी मीन जब वेरी करती है तो हमारी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। मीन्स हमारे रिसोर्सेज जो हम कहीं और प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज़ कर सकते थे वो हमारे फिर इसी काम में यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जो इस तरह से चेंज आता है रिलेटिव प्राइस की वजह से, उससे फिर क्या होता है, कंज्यूमर का जो है वो चॉइसेस भी बायर्स की और सेलर्स की वो चेंज हो जाती हैं इस इन्फ्लेशन डिस्टॉर्शन की वजह से, इन्फ्लेशन चेंजेस की वजह से जो कि आती हैं रिलेटिव प्राइस में। सो इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट्स मीन चेंजेस रिलेटिव प्राइसेस एंड चेंजेस इन द रिलेटिव प्राइसेस दैट आर कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन इफेक्ट द चॉइस ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स। ये बायर्स और सेलर की चॉइस जो है उसको इफेक्ट करते हैं जब चेंज आते हैं किसी रिलेटिव प्राइस में। इसको समझने के लिए कोई और एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूँगी फर्दर मूव करने से पहले। फॉर एग्जांपल किसी एक ब्रांड ने जो है शू ब्रांड है, उसने अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेट्रो ने इंक्रीज़ कर दी। अब मेट्रो की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई तो स्टाइलों पे लोगों को रीज़नेबल चीज़ें जो हैं वो लगने लग गई कि इसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू मेट्रो रीज़नेबल है। लोग कहाँ मूव कर जाते हैं फिर, स्टाइलों की तरफ जहाँ के प्राइसेस उनको कम लगते हैं। अब क्या हुआ, प्राइस चेंज हुई मेट्रो की और लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, उनकी चॉइसेस चेंज हो गई स्टाइलों की तरफ। तो ये क्या है, रिलेटिव प्राइस मीन मेट्रो की प्राइस चेंज होने की वजह से स्टाइलों की सेल्स इंक्रीज़ हो गई। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है मेट्रो वालों को। हो सकता है कि उनकी कॉस्ट उनको ज़्यादा बियर करनी पड़ रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दी क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुकी थी, उनको महंगा सब सारा प्रोडक्ट जो था वो मिल रहा था।
और कंज्यूमर्स की चॉइस जो है वो कैसे चेंज होती है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कंपेयर करके। एक तो प्राइसेस को कंपेयर करते हैं कि कौन सी प्राइस मुनासिब है और कौन सी क्वालिटी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, क्वालिटी भी देखते हैं चीज़ की और साथ में प्राइस को भी मद्देनज़र रखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से ब्रांड से और कौन सी जगह से और कौन से बाज़ार से, कौन से मॉल से हमें क्या चीज़ शॉपिंग करनी है और क्या चीज़ शॉपिंग नहीं करनी। ठीक हो गया। और एक और बात जो है गौर तलब वो यहाँ पे ये है कि सारी फर्म्स जो हैं या कंपनीज जो हैं या कॉरपोरेशन वो एकदम से प्राइसेस नहीं बढ़ाते। किसी ने पहले बढ़ा दी, किसी ने थोड़ी बाद में बढ़ा दी, किसी ने उससे बाद में बढ़ा दी। जब सेल्स टैक्स लगा था तो ब्रांड्स में सबसे पहले जो इनकॉर्पोरेट किया था वो खादी ने किया था और उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था। ठीक है, कंज्यूमर्स की तरफ से काफ़ी उनको जो था वो रुकावट देखने में आई थी और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उसके नतीजे में क्या हुआ था कि खादी की सेल्स जो थी वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी। उसके बाद खादी ने जो अपना सेकंड वॉल्यूम जब लॉन्च किया उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उसकी प्राइसेस काफ़ी थोड़ी कम रखी। ठीक है, पहले की निस्बत प्राइसेस कम रखी और दूसरा ये किया कि जो टैक्स की अमाउंट थी वो उसकी प्राइस के अंदर ही एडजस्ट करके इनकॉर्पोरेट कर दी। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो उन्होंने अप्लाई। लेकिन बेसिकली यहाँ समझने की बात ये है कि जो स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं, हमारे महदूद ज़राए होते हैं, उनको इकोनॉमिस्ट जो होती हैं उनके ऊपर रिलाई करती हैं और उनको बेस्ट एलोकेशन के लिए कंपेयर करते हैं कंज्यूमर क्वालिटी और प्राइस को डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की। और हमने एक बात ये की कि फर्म्स जो हैं दे डू नॉट ऑल रेज प्राइसेस एट द सेम टाइम। वो अपनी प्राइसेस एकदम सब एक साथ नहीं बढ़ाते। सो रिलेटिव प्राइस कैन वेरी विच alter द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिलेटिव प्राइस जो होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट प्राइस होती है एट द टाइम। किसी ने बढ़ा दी, किसी ने नहीं बढ़ाई। सो जिनकी वजह से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और ये सब किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्या करती है? रिलेटिव प्राइस को वेरी कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, सो इन्फ्लेशन की वजह से रिलेटिव प्राइसेस चेंजेस आती हैं रिलेटिव प्राइस में और उसकी वजह से कंज्यूमर के डिसीजंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और मार्केट जो होती हैं उसमें रिसोर्सेज जो होते हैं वो बेस्ट यूज़ पे या बेस्ट यूटिलाइजेशन पे नहीं जा पाते। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। सो इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमीज रिलाई ऑन रिलेटिव प्राइसेस टू एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स मीन्स लिमिटेड। सो कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू बाय बाय कंपेयरिंग द क्वालिटी एंड द प्राइसेस ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यही बात की अभी हमने। सो फर्म्स डू नॉट ऑल रेज प्राइसेस एट द सेम टाइम। ये भी बात हम लोग समझ चुके हैं। सो रिलेटिव प्राइसेस कैन वेरी विच अल्टर्स द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। Inflation causes relative prices to vary more than they would otherwise. ठीक है, when inflation changes, relative prices changes. Consumer decisions are distorted, mean consumer के decision change हो जाते हैं and markets are less likely to allocate resources to their best use. वो बेस्ट यूज़ पे रिसोर्सेज को नहीं ले जा पाती। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इन्फ्लेशन कॉस्ट रिलेटिव प्राइसेस टू वेरी मोर देन दे वुड अदरवाइज। इसके अलावा वो इतने चेंज ना हो पाते जितनी चेंज वो हुए हैं इन्फ्लेशन की वजह से। सो ये सारी बात थी मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइस वेरिएबिलिटी। और प्राइस वेरिएबिलिटी किसकी वजह से देखने में आती है? इन्फ्लेशन की वजह से। अब हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन ब्रॉड टैक्स डिस्टॉर्शन। इन्फ्लेशन की वजह से हमारे टैक्स में भी डिस्टॉर्शंस आती हैं, चेंजिंग्स आती हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और उनकी रियल इनकम जो है उनकी एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो पाती। अब एक चीज़ होती है नॉमिनल इनकम और एक चीज़ होती है रियल इनकम। रियल इनकम में इफेक्ट नहीं होता इन्फ्लेशन का। जैसे रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो वो क्या बन जाता है? रियल इंटरेस्ट रेट। इसी तरह से नॉमिनल इनकम में से अगर इन्फ्लेशन निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाती है? रियल इनकम। सो बेसिकली क्या होता है? रियल इनकम इंक्रीज नहीं होती। एक्चुअली रियल इनकम इंक्रीज हमारी नहीं हो रही होती, नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो रही होती है और वो सारी इन्फ्लेशन में चली जाती है क्योंकि साथ साथ प्राइसेस भी बढ़ रही होती हैं। सो इस सारे का इफेक्ट किस पे हो रहा होता है? इस सारे का इफेक्ट इस चीज़ पे हो रहा होता है कि आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा होता है और आपकी इनकम नहीं बढ़ रही होती। आपको टैक्स बर्डन ज़्यादा बियर करना पड़ता है।
एक बात यहाँ पे गौरतलब ये है, मैंने जैसे बात की कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से अगर इन्फ्लेशन निकाल दें तो वो रियल इंटरेस्ट रेट बन जाता है। तो इसी तरह नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में अगर इन्फ्लेशन हम ऐड कर दें, मीन कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, और कौन सी वाली इन्फ्लेशन जो बड़ी होती है, मीन 3% अगर इन्फ्लेशन हुई है, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, तो वो 3% हम उसमें ऐड कर देंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से। इन्फ्लेशन से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है, कौन से वाला, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है मीन्स के सेवर के पास ज़्यादा पैसा जा रहा है, वो इंटरेस्ट ज़्यादा अपने जो पैसे मनी सेव किया होता है उसके ऊपर हासिल कर रहे हैं, सो उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है लेकिन उनको बचत उतनी नहीं हो पाती, ठीक है, इंटरेस्ट उनको जितना मिल रहा होता है उतना ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इससे वो डिस्करेज होते हैं कि हम सेविंग करते ही नहीं है, ना हम सेविंग करेंगे तो ना ही हमें जो है वो ये इन्फ्लेशन का बर्डन बियर करने पड़ेगा। इन्फ्लेशन क्या करती है, टैक्स डिस्टॉर्शंस लेके आती है, टैक्स चेंजिंग्स लेके आती है, हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। देखते हैं किस तरह से इन्फ्लेशन कॉज पीपल टू पे मोर टैक्सेस, ठीक है, इवन व्हेन देयर रियल इनकम डजंट इंक्रीज। यही बात हमने की कि रियल इनकम नहीं बढ़ रही होती लेकिन टैक्सेस उनको ज़्यादा पे करने पड़ रहे होते हैं। एज इन्फ्लेशन मेक्स नॉमिनल इनकम ग्रो फास्टर देन द रियल इनकम। नॉमिनल इनकम ज़्यादा होती है इन्फ्लेशन की वजह से लेकिन रियल इनकम नहीं होती। व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है। अभी हम यही बात कर रहे थे और वो किस तरह से होता है ये भी मैंने आपको बताया। एज अ रिजल्ट सेवर्स रिसीव्स मोर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, उनको ज़्यादा मिलती है, एंड दे विल पे मोर टैक्सेस। वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा होता है। द आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट फॉल्स। तो आफ्टर टैक्स क्या हो जाता है, जब आप टैक्स पे कर जाते हैं तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फॉल कर जाता है। मीन्स रियल इंटरेस्ट रेट मीन्स नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से एक्चुअली जब इन्फ्लेशन आप निकाल देते हो तो उसको आप लोग कहते हो रियल इंटरेस्ट रेट, और वो फिर कम हो जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई होती है। हाई इन्फ्लेशन टेंड्स टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम सेविंग। जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई होगी या हाई इन्फ्लेशन होगी तो वो क्या करती है, डिस्करेज करती है लोगों को कि वो जो है पैसा अपना सेव करें। कॉन्सिक्वेंटली हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज दैन द आफ्टर टैक्स रियल इंटरेस्ट रेट फॉल्स मेकिंग सेविंग लेस अट्रैक्टिव। क्यों वो लेस अट्रैक्टिव होती हैं, इसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से आपका रियल इंटरेस्ट रेट या रियल इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी फॉल कर जाती है, जिसकी वजह से आप इंटरेस्टेड नहीं होते सेविंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं हमारे पास कौन सी है, कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। अब जब मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, सेंट्रल बैंक या फेड जो है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, अगर यूएसए की बात करें और अगर पाकिस्तान की बात करें तो सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से या क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जब होती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं या बिजनेसमैन्स जो हैं जो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और एक बेयकीनी सी कैफियत जो है वो देखने में आती है और इनकन्वीनियंस आती है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, आपको नहीं पता चल पा रहा होता कि आपको अब कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अब आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, अब इस बिज़नेस में जो है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कम हो गया है क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, अब इस बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के ख्यालात आपको आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो और अनसर्टेनिटी एक जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इसकी एक वजह ये भी है, जब इन्फ्लेशन होती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि वो जो पैसा होता है उसकी आपके पास फॉर एग्जांपल अगर डॉलर है या रुपीज़ हैं तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मीन उस पैसे को यूटिलाइज़ करते हुए अब आप कम चीज़ें ख़रीद पा रहे होते हो क्योंकि इन्फ्लेशन हो चुकी होती है। व्हेन सेंट्रल बैंक, फेड मीन सेंट्रल बैंक, इंक्रीजेज द मनी सप्लाई एंड क्रिएट्स इन्फ्लेशन, इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ अ डॉलर, ठीक है। देयरफॉर विद राइजिंग प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कंपेयर रेवेन्यूज़, आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी इनकम को कंपेयर कर सको, ठीक है। रेवेन्यूज़, इनकम, कॉस्ट को कंपेयर करना और प्रॉफिट ओवर टाइम कि आप प्रॉफिट कितना अर्न कर पाओगे या आप क्या प्रॉफिट की सूरत हाल होगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। किसकी वजह से? क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से।
सो जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं और इनकन्वीनियंस फेस कर रहे होते हैं, अनसर्टन होते हैं, यकीनी बेयकीनी की कैफियत होती है, वो समझ नहीं पा रहे होते कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए और कहाँ नहीं इन्वेस्ट किया जाए। ये सब कैफियत जो है किस वजह से हो रही होती है, उनके साथ इन्फ्लेशन की वजह से। सो व्हेन इन्फ्लेशन इज़ हाई पीपल आर मोर अनसर्टेन अबाउट वेयर टू स्पेंड देयर मनी ऑन, ठीक है। आल्सो व्हेन इन्फ्लेशन इज़ हाई फर्म्स आर यूजली लेस विलिंग टू इन्वेस्ट, फर्म्स जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही होती क्योंकि महंगाई बहुत होती है, बिकॉज दे आर अनसर्टेन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगी, प्रॉफिट्स क्या होंगी एंड कॉस्ट क्या होंगी, ठीक है। ये सारी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन कैन लीड टू लोअर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द लॉन्ग टर्म। इसका कन्फ्यूजन का, अनसर्टेनिटी का, इस सब का हमारी इकॉनमी पे क्या असर होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते, दे आर लेस विलिंग टू इन्वेस्ट ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन। सो इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाती, प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है, सब ओवरऑल जो है वो इफेक्ट होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न्स अबाउट हाई इन्फ्लेशन रेट्स। कंट्रीज विद लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन रेट्स टेंड्स टू हैव इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर कंट्रीज विद हायर इन्फ्लेशन। सो जहाँ पे इन्फ्लेशन कम होती है उनमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज कंट्रीज़ जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन होती है। सो जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन होगी वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इन्फ्लेशन हाई होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। सो अब हमारी लास्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, और लास्ट हमारी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जब देखने में आती है तो इससे सबसे ज़्यादा जो है ओल्डर पीपल जो हैं वो हिट होते हैं, असरअंदाज उन पे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सेविंग्स होती हैं, ठीक है, वो रिटायर हो चुके होते हैं, उनकी सेविंग होती है, वो इंटरेस्ट पे उन्होंने कुछ पैसा रखा होता है, वो इस इंटरेस्ट से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाह रहे होते हैं। लेकिन इसके नतीजे में, इन्फ्लेशन के नतीजे में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है, रियल इंटरेस्ट इनकम या रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका कम होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पोर्शन तो आपका इन्फ्लेशन में जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट रेट 15% है और 14% इन्फ्लेशन चल रही है, तो क्या बचा आपके पास? जस्ट 1% आपको उसके ऊपर मुनाफा आ रहा है, तो ये कोई इतना वो रीज़नेबल नहीं है। और नॉर्मली क्या होता है, अक्सर जब इन्फ्लेशन आती है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम होता है और इन्फ्लेशन रेट हाई होता है। मीन इन्फ्लेशन रेट 17% है और इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा होता है 15%। 3% का आपको और ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है बजाय फ़ायदे। तो इससे क्या होता है, सेवर्स को नुकसान होता है, जिन्होंने अपनी सेविंग की होती है, अपना पैसा बैंक में रखा होता है, उनको नुकसान हो रहा होता है। लेकिन बोरोवर्स को फ़ायदा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पैसा जो है वो मिल रहा होता है, ठीक है, उसी इंटरेस्ट रेट पे फॉर एग्जांपल, लेकिन उनकी रियल इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं होता। मीन उन पे इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था, उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं है ना। प्रॉफिट तो उनको है जो अपना पैसा यूज़ होने के लिए दे रहे हैं, यूटिलाइजेशन के लिए दे रहे हैं, उनकी इनकम में कमी आ रही है। जो बोरोवर है उसने तो बोरो करना है और अपना पैसा इतनी अमाउंट, फॉर एग्जांपल 5 लाख बोरो करना है आज भी और कल भी उसने पेमेंट कर देनी है। उसको क्या लगे कि इंटरेस्ट रेट की जो इनकम है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है, किस तरह से नहीं, ये तो वो असरअंदाज होंगे जो अपना पैसा दे रहे हैं, यानी कि लैंडर। सो यहाँ पे क्या है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन में इन्फ्लेशन विल टिपिकली मेक बोरोवर्स बेटर ऑफ। बोरोवर्स को जो है वो फ़ायदा होता है और लेंडर वर्स ऑफ। वो किस तरह से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ सेविंग्स। वैल्यू ऑफ सेविंग कम हो जाती है, especially if the savings are in the form of cash or bank account with a very low interest rate। ठीक हो गया। So when there is unexpected inflation, lender lose and borrower gain। lender lose करते हैं in the form of real interest rate, ठीक है, due to inflation, whereas borrowers gain। So when there is unexpected deflation, जब prices कम होती हैं, lender gain, lenders को फ़ायदा होता है और borrowers को नुकसान होता है।
क्योंकि पैसा देने वाले फ़ायदे में रह रहे होते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल हमें एज अ बोरोवर पहले भी 15% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा था जब इन्फ्लेशन का रेट 18% था, तो तब हमें फ़ायदा हो रहा था कि 18% इन्फ्लेशन है और हमें 15% पे पैसा मिल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, अगर डिफ्लेशन हो गई, इन्फ्लेशन 10% है और हम 15% पे कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट और उसके ऊपर अपना पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, फ़ायदा किसको है, लेंडर को, देने वाले को, उसको बचत हो रही है, ठीक है। बोरोवर को तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको उल्टा नुकसान हो रहा है, ये उसको अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। सो इन्फ्लेशन टेंड्स टू हिट ओल्डर पीपल मोर, ये भी बात मैंने आपको बताई कि ओल्डर पीपल को ज़्यादा हिट करती है, असरअंदाज होती है। ऑफर रिटायर्ड पीपल रिलाई ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, ठीक है, ये बात हमने की थी। सो हाई इन्फ्लेशन कैन रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ देयर सेविंग्स एंड रियल इनकम्स, ठीक है, वो किस तरह से करती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसका एक जो है ट्रेड ऑफ बिटवीन रियल इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके थ्रू होता है ये। जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट कम है, तो उससे क्या होगा, उनको नुकसान होगा 3% का, ठीक है, अगर 18% इन्फ्लेशन और 15% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। So however, it does depend on the real rate of interest. For example, if a saver gets a higher rate of interest than the inflation rate, they will not lose out. अगर वो 15% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो वो लूज आउट नहीं करेंगे, उनको फ़ायदा होगा, किनको, सेवर्स को। सो दिस अकर्ड इन द पीरियड फ्रॉम 2003 टू 2008, ठीक है, ये देखने में आया था जबकि सेवर्स को फ़ायदा हुआ था और इन्फ्लेशन रेट कम था इंटरेस्ट रेट की निस्बत। कब से कब तक, 2003 से लेके 2008 तक। सो हाउएवर फ्रॉम 2008 to 2015 the inflation rate is higher than the interest rates and so savers were losing out in this period. savers को इस टाइम पीरियड में नुकसान हो रहा था। कौन से टाइम पीरियड में, 2008 से लेके 2015 तक के टाइम पीरियड में। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे कोट की रियल लाइफ की कि कब कब ये टाइम पीरियड जो था वो देखने में आया था, कब कब ये वाली सिचुएशन जो थी वो देखने में आई थी। सो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जब भी इन्फ्लेशन जो है वो अनएक्सपेक्टेडली देखने में आती है इकोनॉमी में। दिस वर द 6 कॉज ऑफ इन्फ्लेशन जिनकी हमने बात की। आगे ये हमारे पास समरी आती है, ठीक है, इस चैप्टर की, जो कि हमने डिस्कस किया सब इस चैप्टर में। इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। दोबारा से स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, ये 3 पॉइंट्स हैं समरी के। दैन मूव्स टूवर्ड द नेक्स्ट। ये जो हमने सारा अभी स्टडी किया उसके बारे में हम एक दफ़ा दोबारा से शॉर्ट समरी में इस वजह से ऐड करती हूँ बच्चों के, आप शॉर्टली सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा समरी को पढ़ लिया करें। जब आप समरी पढ़ लेंगे और उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले समरी को पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है अपना लेक्चर, अगर समरी मेंशन है, समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं स्लाइड्स में इतना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है मुझे स्लाइड्स बनाते हुए, इन स्लाइड्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, 3 to 4 आवर्स पर लेक्चर या पर चैप्टर की जो स्लाइड्स बनाने में वो यूज़ होता है। कभी कभार इस तरह से होता है कि मैं समरी वाले टाइम की डंडी मार जाती हूँ, समरी नहीं ऐड कर पाती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं समरी ज़रूर ऐड करूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ग्लैंस में पता चल जाए कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू द फिशर इफेक्ट, व्हेन द इन्फ्लेशन रेट राइजेस द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट राइजेस बाय द सेम अमाउंट एंड द रियल इंटरेस्ट रेट स्टेज द सेम। फिशर इफेक्ट बेसिकली क्या है कि इन्फ्लेशन रेट जिस तनासुब से, जिस स्पीड से इंक्रीज़ होता है, उसी स्पीड से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट पे उसका कोई इन्फ्लेशन के होने से कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग रियल इंटरेस्ट के अंदर करंट प्राइसेस जो होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर आपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेट करना है रियल इंटरेस्ट रेट, तो फिर उसके लिए आपको नॉमिनल में से इन्फ्लेशन निकालनी होगी और फिर रियल इंटरेस्ट रेट आता है। ये तो आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। जब भी जहाँ भी रियल का लफ्ज़ आएगा, वो चाहे रियल इनकम हो, रियल जीडीपी हो या रियल इंटरेस्ट रेट हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट से या करंट प्राइसेस, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, करंट प्राइसेस, सो करंट प्राइसेस से आपकी इफ़ेक्ट नहीं होती, ठीक है।
रियल वाली जो हमारी सारी वो लाइन है, मतलब रियल इनकम हो या रियल इंटरेस्ट रेट हो, वो इफेक्ट नहीं होते। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट देखिएगा, दिस व्यू इज अ फैलेसी बिकॉज इन्फ्लेशन ऑल्सो रेजेज नॉमिनल इनकम। अब यहाँ पे कौन सी फैलेसी की बात हो रही है? वो ये फैलेसी है कि मैनी पीपल थिंक दैट इन्फ्लेशन मेक्स दैम पुअरर बिकॉज इट रेजेज द कॉस्ट ऑफ व्हाट दे बाय। वो ये समझते हैं कि लोग पुअर हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि वो जो खरीद रहे हैं उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये भी एक व्यू जो है, ये भी एक फैलेसी है, बिकॉज इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही होती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। असल में क्या हो रहा होता है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही होती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ रहा होता है। लेकिन ये भी एक, वो कहते हैं ना कि एक धोखा ही है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रहा है तो एक्चुअली अभी हमने यही स्टडी की कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही होती है। सो एक्चुअल में हम लोगों पे ये असरअंदाज हो रही होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये कुछ इकोनॉमिक्स की फ़िलॉसफी है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से नॉमिनल और रियल जो है वो आपस में गडमड हैं और किस तरह से डिफरेंट है। हमें ये डिफरेंस जो है वो इसको समझना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑन दिस टॉपिक। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और अपने प्यारे देश पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।